हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन। हमारा आंसर सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। देखिए अशोक का शिलालेख और अभिलेख से क्वेश्चन आता है। तो ये जो शिलालेख और अभिलेख का जो आपका ये था, ये अशोक ने ही स्टार्ट किए थे, जिसमें कि अशोक जो है का कितना शिलालेख है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरे 14 शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में देखने को मिलता है पूछा जाता है। तो ये आपका 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है तो पूछा जाएगा, तो उड़ीसा में है। और ये जब राजा बने थे उसके 8 साल बाद हुआ था और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उसका खून देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है पूछा जाता है। आप प्लीज़ ये बताइएगा अशोक का बेटा बेटी का नाम क्या था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, अस्थायी पर्णों के संबंध में कथन ए और बी पे विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरा बोल रहा है, पश्चिम एवं पूर्व में पवनें इनके उदाहरण हैं। सॉरी, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। तो देखिए ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। ए बी यहाँ पे हमारा दोनों सही है। जो आपका पश्चिम और पूर्वी पवनें हैं ये आपका अस्थायी पर्ण का उदाहरण है। और ये पवन जो रहती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। अस्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट होता है, जो कि अपनी दिशा कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसकी दिशा जो है कभी बदल नहीं रहा है, इसलिए अस्थायी हो गया। अस्थानिक होता है, एक अस्थायी होता है, एक स्थानिक होता है। अस्थानिक मतलब क्या हुआ, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं समुद्री इलाका में जो रहता है, ठीक है, वो वहाँ की जो पवनें चलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो रेगिस्तान में जो पवनें चलती है, जो लू चलता है, तो ये स्थानिक पवनें हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप है कमेंट बॉक्स में तो बताइए। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और आपका यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है, एक पर्वत है जिसको हम लोग यूराल पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये कौन सा आपका महाद्वीप में है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आंसर जो रहेगा हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी हमें क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, जो कि हम लोग जो है डिस्कस किए हुए एनसीईआरटी का चैप्टर में। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। पृथ्वी दिन की परिभाषा है, कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। देखिए, देशांतरों के मध्य की दूरियां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वो दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, और पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे कि पृथ्वी को का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, मतलब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर कितने दिन में घूमती है, तो इसको घूमने में कितना टाइम लग जाता है, 24 घंटा लगता है ना। और इसीलिए ये क्या होता है, दिन और रात होता है। लेकिन यही पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो क्या होगा, तो मौसम में परिवर्तन होती है और ऋतु में परिवर्तन होता है। और इसमें कितना टाइम लगता है, 365 दिन लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। शिलांग, सिलचर, उधमपुर, श्रीनगर, ईटानगर, पासीघाट और मनाली ले। आंसर डी हो जाएगा, मनाली ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। और तीसरा है, स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। और जीवन
के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा निर्णय लिया गया था? तो आपका जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? गंगा सागर में और बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी में, भागीरथ नदी में। तो कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। तो जादू और ताबीज तो होगा नहीं, काला सोना कहा जाता था। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सन 2012 ईस्वी के निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD 2012, AP 2012, BC 2012 और EC 2012। तो इसको हम लोग AD कहते हैं, इसको एनो डोमिनी, इसको क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। ठीक है, 2012। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ ईशा मसीह के जन्म का समय। AD मतलब होता है, ठीक है। ईशा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह का जन्म से पहले होता है, ठीक है। तो ये सब देखिएगा। फिर BC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, BCE का फुल फॉर्म पूछा जाता है। BCE बिफोर कॉमन एरा, AD एनो डोमिनी। BP भी पूछा जाता है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। BC भी पूछा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है प्रदूषित रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? आज़ादी, समानता, जीवन और न्याय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप विद्यार्थी को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम की स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? लेखा चित्र कला संसाधन, पारंपरिक लोक संसाधन, प्राथमिक स्रोत। ये क्या होता है? देखिए प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा पैडालॉजी का क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इसमें से 1 मार्क्स जो रहेगा हमारा प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में आता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम ऐतिहासिक स्मारक दिखा रहे हैं, यानी वो मेरे आंखों के सामने उसको दिखा रहे हैं, अब हम उसके बारे में उसको बताएंगे तो हम किस तरीके का अधिगम इसमें है। तो ये जो है ना प्राइमरी स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं हो रही है। हम किताब से उसको नहीं दिखा रहे कि देखो ये जो है आपका ताजमहल है, ठीक है। हम जाएंगे ताजमहल में, अब इसको ताजमहल दिखाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं, तो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई भूगोल क्यों पढ़ाना चाहिए? तो भूगोल मतलब क्या हुआ? इससे जो है हम लोग पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ जो है पैदा कर सके। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अधिगम कर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगम कर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगम कर्ताओं की पहचान करना जो सफल असफल हो रहे हैं, अधिगम कर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। अब इनमें से देखिए पैडालॉजी का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के चलते हैं, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट रहता है, अगर हम इन चारों सेंटेंस में अगर हम पॉजिटिव चीज़ देखें तो याद रख करना जो रहता है ना, एक नेगेटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं? दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की, अगर हम किसी भी चीज़ को दैनिक परिस्थिति से जोड़ देते हैं तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दैनिक परिस्थिति से अगर हम लोग किसी को जोड़ते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमारा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? असफल हो रहे हैं उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना। ऐसा नहीं है कि जो असफल है हम उसकी पहचान करें, ये बिल्कुल नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता की जांचना, ये भी आपका नहीं हो सकता, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से
राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक, इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। अब देखिए, सिर्फ आरक्षित श्रेणियों को वहाँ पे हम रखें, ये तो भाई गलत है ना। ठीक है, आरक्षित मतलब क्या हुआ, जो कि अनरिजर्व कैटेगरीज में आ गया, तो उससे ऐसे विद्यार्थी को हम लोग उसके सामने रखें। ऐसा तो नहीं करना है ना, क्योंकि कक्षा में सब इक्वल होता है, तो हम लोग ऐसा पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, चलो हम मान सकते हैं। पाठ्य पुस्तक को क्यों रखेंगे हम, इस प्रकरण पर आधारित आकलन, ये भी सही नहीं है। आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपगमों में से किससे उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। तो देखिए क्या बोला, प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सीखना, बिल्कुल सही है। तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सिखाना, तो ए और बी से देखिए इसमें से कोई नहीं, केवल है, केवल बी और ये। अगर हम देखें पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बोल रहा प्रत्यक्ष उदाहरण, भाई जो अपने आँख के सामने देख रहे हो, ठीक है ना, अपने अनुभव है, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना। क्वेश्चन भी पॉजिटिव पूछा है, तो ये तो मेरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तथ्य और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना, स्मरण यानी स्मरण मतलब क्या हुआ, याद करके सीखना। ठीक है, स्मरण हम लोग कह सकते हैं याद करके सीखना, तो ये तो भाई सही नहीं है, तो हमारा आंसर बी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बता दें, कुछ हमारा सीटेट का एफटी पॉइंट होता है। एफटी मतलब फेवरेट टॉपिक होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल की परत जो है, ये इसकी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये जो टॉपिक देखे थे कि हाँ, ये आपका महाद्वीप जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एफटी टॉपिक है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एफटी टॉपिक पे लेके आते हैं, जो आपका सीटेट का एफटी होता है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस टॉपिक को हम कई बार डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।